हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी क्लास में एक बार और आपका स्वागत है। मैं इसके सैनी MSc देवरिया। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव भूगोल की विचारधाराएं। मानव भूगोल की विचारधाराओं को तीन भागों में विभाजित कर दिया गया है। नियतिवाद या निश्चयवाद, या हम कह सकते हैं वातावरणवाद। दूसरा है संभववाद और तीसरा है नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ। तो तीनों का हम अलग अलग वीडियो के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। वैसे एक एक लाइन में बता देना हमें बहुत उचित नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए हमने सोचा है कि क्लियर स्पष्ट यह नियतिवाद या निश्चयवाद क्या है इसको हम आपको समझाएं। तो सबसे पहले हम नियतिवाद या निश्चयवाद को समझने का प्रयास करते हैं। ये नियतिवाद, सबसे पहले ये बताएंगे कि नियतिवाद का विचार या उसके जनक या उसके पिता कौन है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो नियतिवाद या निश्चयवाद के जो जनक हैं वो हैं फ्रेडरिक रैटजेल। वही फ्रेडरिक रैटजेल जो मानव भूगोल के जनक कहे जाते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर कहे जाते हैं, वही है फ्रेडरिक रैटजेल। इनका एक पुस्तक आया था एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी में क्रमबद्ध अध्ययन करने के कारण इन्हें मानव भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है, और इन्हीं ने नियतिवाद या निश्चयवाद की विचारधारा को जन्म दिया है। इस नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा का जो मुख्य जो क्षेत्र है वो हम कह सकते हैं नियतिवाद किस पे आधारित है, तो यह है प्रकृति पे आधारित है। प्रकृति पे आधारित है या हम कह सकते हैं नेचर पे आधारित है। तो हमने देखा कि नियतिवाद या निश्चयवाद के जनक फ्रेडरिक रैटजेल या एंथ्रोपोजियोग्राफी में मानव भूगोल का एक क्रमबद्ध अध्ययन करने के कारण इन्हें मानव भूगोल का जनक या पिता के रूप में हम जानते हैं, और इन्हीं की विचारधारा नियतिवाद या निश्चयवाद है जो किस पे आधारित है, पूरी तरह से प्रकृति पे आधारित है। यानी हम कह सकते हैं इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति जो मानव जो है वो प्रकृति का किस दास है, वो प्रकृति का दास है। ऐसा नहीं है कि मानव का दास प्रकृति है, इसमें इस बात का अध्ययन किया गया है कि जो प्रकृति है और जो मानव है वो किसका दास है, प्रकृति का दास है। ये मानव जो है, ये मानव इस प्रकृति का दास है। अब हम देखते हैं कि इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक ढंग से समझने का हम प्रयास करते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसे हम मिटाते हैं और कुछ लंबी लंबी बातों को लिख करके हम समझाते हैं जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए ये संभववाद है क्या। तो हम देखते हैं कि संभववाद में यानी नियतिवादी संकल्पना के अनुसार, कह सकते हैं नियतिवादी संकल्पना के अनुसार प्राकृतिक वातावरण सर्वशक्तिमान है। हम कह सकते हैं इनकी संकल्पना के अनुसार, संकल्पना के जो अनुसार है, क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक वातावरण सर्वशक्तिमान है। प्राकृतिक वातावरण सर्वशक्तिमान है। प्राकृतिक वातावरण सर्वशक्तिमान है तथा उसका प्रभाव किसी न किसी रूप में तथा उसका प्रभाव किसी न
किसी रूप में किसके ऊपर, मानव के क्रियाकलापों पर अवश्य पड़ता है। मानव के क्रियाकलापों पर अवश्य पड़ता है, अवश्य पड़ता है, अवश्य पड़ता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यानी इसीलिए इसे भूतल की उपज माना जाता है। इसीलिए नियतिवादी विचारधारा को भूतल की उपज माना जाता है। हम कह सकते हैं इसीलिए इसे भूतल का उपज माना जाता है। एक मैं स्वाभाविक एक बात बताना चाहूंगा कि प्रकृति नियतिवादी नहीं कहते हैं, जो नियति को मंजूर है, जो प्रकृति को मंजूर है वही होगा। कहते हैं कि हमारे भाग्य में जो लिखल बना वह होई और कुछ होके वाला नहीं बा। तो हम क्या है, हम प्रकृति पे छोड़ देते हैं, यानी जो प्रकृति हमारा डिसीजन लेगा हमें उसी काम को करना है। हम प्रकृति के ऊपर नहीं चलेंगे, प्रकृति के नीचे चलेंगे, प्रकृति हमारे ऊपर चलेगी। यानी हम जैसे अगर धूप है तो हम उसको एडजस्ट करेंगे, अगर ठंडा है तो हम उसको एडजस्ट करेंगे, हवाएं हैं तो हम एडजस्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि धूप है तो सूर्य को जाकर के हम ढक देंगे कि तुम धूप मत दो, बहुत गर्मी है। ऐसा नहीं है कि ठंडी है तो सूर्य को उठा के लाएंगे, कहेंगे आओ हमारे ऊपर तुम खिल जाओ जिससे हमारी ठंडी खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है, हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बना करके रहने का काम करेंगे। इसी को हम नियतिवाद या हम निश्चयवाद की संकल्पना की विचारधारा कहते हैं। आइए इसके में हम देखते हैं संकल्प। इस संकल्पना के अनुसार प्राकृतिक वातावरण सर्वशक्तिमान है। यानी हम कह सकते हैं जो प्रकृति है वो मानव से सर्वशक्तिमान है, माने सर्वशक्तिमान है, उस पे हम विजय प्राप्त करने के लिए नहीं सोच सकते हैं। इसके बाद भी देखेंगे हम संभववाद में इस विजय प्राप्त करते हैं और फिर उसका परिणाम क्या होता है, फिर उसका रिजल्ट क्या आता है, हम सब उसका अध्ययन करेंगे तथा उसका प्रभाव किसी न किसी रूप मानव के क्रियाकलापों पर पड़ता है। यानी प्रकृति का जो प्रभाव है वो मानव के क्रियाकलापों पर पड़ता है। इसीलिए आप देखेंगे कि इसीलिए कहेंगे, यानी किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए तो मानव की जो आकृति है, मानव की जो आकृति भी किसी भी क्षेत्र में चले जाएंगे, इसी कारण जो मानव की आकृति है, मानव की आकृति है, आपने देखा होगा मैं कहा कि प्रकृति वातावरण सर्वशक्तिमान है, इसका प्रभाव मानव के ऊपर किसी न किसी रूप में पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं हम भूतल की उपज हैं। तो ये मानव की जो आकृति है आप देखेंगे, अभी आप जो ठंडे जलवायु प्रदेश में चले जाएंगे, ठंडे जलवायु प्रदेश में चलेंगे तो वहाँ का जो मानव है बहुत लंबा लंबा है, और वही जो पहाड़ी भागों में आप चले जाएंगे तो वहाँ का मानव कुछ छोटा है, उसकी हाइट कुछ कम है। अगर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे उसकी लोगों की हाइट अलग है। अब जैसे ठंडे जलवायु प्रदेश में जाएंगे तो मानव क्या हैं, गोरे हैं। गर्म जलवायु प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ के लोग आलसी हैं, कर्मठी कम है। तो इस तरह से यहाँ और लोग क्या हैं, काले हैं। गर्म जलवायु प्रदेश में कैसे हैं लोग, काले हैं। ठंडे जलवायु प्रदेश में लोग गोरे हैं। जो काले लोग होते हैं गर्म जलवायु प्रदेश के, एशिया महाद्वीप के जितने भी जो गर्म जलवायु प्रदेश में रहने वाले लोग होते हैं वो बहुत आलसी होते हैं। अभी मैं बताऊंगा, अरस्तु ने एक विचार अपना दिया है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि मानव की आकृति जलवायु के अनुसार, वातावरण के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। अभी भारत में आप देखेंगे तो भारत की जो लोग हैं, कुछ जगहों पे थोड़ी सी उनकी हाइट ज़्यादा है, कहीं कुछ कम है। यहीं भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान था, वहाँ पे आप जाएंगे तो सभी लोगों की जो हाइट है लंबे, बड़े बड़े आकृतियों की उनकी मिलती है। तो वहाँ की जलवायु कुछ अलग है। यहीं जम्मू एंड कश्मीर में जाएंगे तो लोग गोरे मिलेंगे। यहीं आप चेन्नई साइड में चले जाएंगे, तमिलनाडु वगैरह में जाएंगे तो वहाँ सांवले काले मिलेंगे। तो
तो यहीं पे अगर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश बिहार में चले जाएंगे तो थोड़ा सा हल्के सांवले मिलेंगे, यहीं उत्तराखंड की तरफ चले जाएंगे तो आप गोरे मिलेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वातावरण के अनुसार व्यक्ति की जो क्रियाकलाप है सब जगह भिन्न भिन्न होता है। आइए इसके आगे और भी हम समझने का प्रयास करते हैं। ये तो मानव की आकृति की मैंने बात किया, और भी देखते हैं इसमें क्या क्या ये प्रकृति मानव को परिवर्तित करता है। जैसे भोजन, वस्त्र, मकान देखते हैं। इस वातावरण के प्रभाव के वजह से व्यक्ति का जो भोजन है, वस्त्र है, मकान है, उद्योग है और उनकी संस्कृति है, अर्थव्यवस्था है, धर्म है, राजनीति है। हम कह सकते हैं मान लीजिए धर्म, सामाजिकता, अर्थ व्यवस्था, राजनीति, ये सब क्या है? सब अलग अलग है। यानी हम कह सकते हैं ये सब वातावरण से ही निर्धारित होता है। ये सब वातावरण से ही निर्धारित होता है, इसीलिए इसे वातावरणवाद भी कहा जाता है। इसीलिए इसे वातावरणवाद भी कहा जाता है। हमने कहा कि संकल्पना के नियतवादी संकल्पना के अनुसार प्राकृतिक वातावरण सर्वशक्तिमान है तथा उसका प्रभाव किसी न किसी रूप मानव के क्रियाकलापों पर अवश्य पड़ता है, इसलिए इसे भूतल का उपज माना जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जो मानव की जो विभिन्न आकृतियां हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की होती है, मैंने बताया। और उसका भोजन, वस्त्र, मकान, उद्योग, धर्म, सामाजिकता, अर्थव्यवस्था, राजनीति, वातावरण सब वातावरण से ही निर्धारित होता है, इसलिए इसे वातावरणवाद के भी नाम से जानते हैं। हम देख सकते हैं कि भोजन, अभी आप देख सकते हैं जो भारत में अधिकतर शाकाहारी प्रवृत्ति के भी लोग पाए जाते हैं। यहाँ पे मांसाहारी हैं तो एक निश्चित पशुओं के ही मांस का वो भक्षण करते हैं। लेकिन अगर आप चीन में चले जाएं तो कोई ऐसा जानवर नहीं है जिसका वो उपभोग नहीं करते हों। ऐसे जानवरों के उपभोग करते हैं जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे सोशल मीडिया पे उनके भोजन का दृश्य आप देखे होंगे। जो मेढक होते हैं पूरे ट्रक में लाद करके, जिस तरह से हमारे यहाँ सब्जियाँ लेकर के बेचते हैं और ताज़ी सब्जी करके वो लोग बेचते हैं और लोग टूट पड़ते हैं। उसमें जो बीन करके अच्छे जो मेढक होते हैं उसको अपने प्लास्टिक में टोकरी में भर करके वजन करके ले जाते हैं लोग। तो वहाँ की जो प्रकृति है, क्या वहाँ की भोजन और हमारे भोजन में डिफरेंस है? वही आप चले जाइए सऊदी वगैरह में तो वहाँ की भोजन कुछ अलग है। वही कुछ पहाड़ी भागों में चले जाइए, वहाँ का भोजन कुछ अलग है। यही भारत में अगर आप पश्चिम बंगाल में चलेंगे तो मछली भात उनका बहुत पसंद है, मतलब मछली चावल। और यहीं पे अगर आप तमिलनाडु में चले जाते हैं तो चावल उनको बहुत प्रिय चीज़ है, रोटी खाने का उनको पसंद ही नहीं है। और चावल से रिलेटेड जो भी इडली, सांभर या डोसा जो भी कुछ चीज़ बनाते हैं वो चावल से ही रिलेटेड बनाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में ये प्रकृति के अनुसार उसके भोजन का भी रूप, रंग, आकार, स्वभाव सब अलग अलग होता है। आप जाएंगे तमिलनाडु में तो बोलेंगे कि मतलब उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर, नॉर्थ का भोजन लेंगे आप, वेस्ट लेंगे, कहाँ का लेंगे आप, तो वहाँ लगा हुआ सूची। तो जहाँ पे जो जिस व्यक्ति जहाँ रहता है उस हिसाब से अपना भोजन मांगता है, वो खाता है। कहते हैं कभी कभी ख़त्म हो गया भैया यहाँ का भोजन खाना तो लीजिए, पेट जलता है तो लोग खा ही लेते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये प्रकृति का ही देन है कि विभिन्न क्षेत्रों में उनके भोजन का भी अलग अलग वैरायटीज़ है। वस्त्र की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रकृति के अनुसार, मैंने आपको बताया था अगर रेगिस्तानी क्षेत्र में आप चले जाएंगे तो बड़े बड़े लोग यहाँ से ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर उनका कपड़े से ढका रहता है। क्योंकि धूल के कण, बालू के कण हमेशा उड़ते रहते हैं और शरीर पे न पड़े। और ऐसा वस्त्र पहनते हैं कि बालू पड़ता है तो भी नीचे गिर जाता है, उस कपड़े पे रुकता नहीं, उसे गंदा करने का प्रयास
नहीं करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वस्त्र। अभी आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में चलेंगे तो वहाँ के लोगों का जो वस्त्र है वो वहाँ का जो परिधान है अलग है। राजस्थान में चले जाएंगे तो धोती कुर्ता, उत्तर प्रदेश में आप चले जाएंगे तो धोती कुर्ता, यहीं अगर दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो वहाँ का जो व्हाइट वाला लुंगी पहनते हैं। आपने देखा होगा एक चेन्नई एक्सप्रेस एक फिल्म आई थी तो उसमें वहाँ के परिधानों को दिखाया गया। बहुत सारे ऐसी फिल्में हैं जो वहाँ के परिधानों को दिखाया गया है। तो इस तरह से हमने कहा कि वहाँ के जो वस्त्र का स्वरूप अलग अलग होता है। मकान की बात करते हैं तो जहाँ पे बर्फीले जगह है वहाँ का मकान इस तरह का होता है। वहाँ पे वृक्ष भी देखेंगे तो ऐसे होता है, कोणधारी वृक्ष, ताकि बर्फ के टुकड़े पड़े तो नीचे गिर जाए और पेड़ मतलब नुकसान ना हो। ऐसे ही वहाँ के मकान भी होते हैं कि बर्फ का टुकड़ा जैसे पड़ता है वो नीचे चला जाता है, उस छत पे नहीं रुकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे अन्य प्रदेशों में जो छतें हैं उसका जो आकार ऐसे होता है ताकि जे कोई दिक्कत, क्योंकि बरसात के पानी है, हल्का सा ढाल है, यहाँ पाइप लगा के नीचे पानी को गिरा देते हैं। यहाँ पे हम नहीं कर सकते, तो इसलिए कर सकते हैं मकान। जैसे आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे तो उनके मकान दूसरे तरह के होते हैं, जो समतल भूमि पे मकान कुछ अलग होते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि मुंबई में जाएंगे तो बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे विदेशों में भी जाएंगे, सऊदी अरब में बहुत सारे गगनचुंबी इमारतें हैं। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड आपने देखा होगा, वो WHO को भी देखा होगा कितना ऊंचा है। और भी बहुत सारे देशों में जो बिल्डिंगें हैं ऊंची ऊंची होती, तो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट अगर कहती है नहीं ठीक है इतनी बड़ी बिल्डिंगें बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पहाड़ों में हम उतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना सकते हैं? नहीं बना सकते, वो गिर जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वातावरण, प्रकृति सर्वशक्तिमान है, उसी के अनुसार हमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। हम उसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं, हम उसके दास हैं। जहां पे जो जिस तरह से वो कहती है उसी तरह से हम कहेंगे, वही नियतिवाद या निश्चयवाद में कहा गया है। उद्योग भी आप देख सकते हैं, उद्योग, हर क्षेत्र का उद्योग धंधा अलग है। जैसे मैंने बताया अभी तमिलनाडु की तरफ जाए, महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे जैसे सीमेंट से रिलेटेड उद्योग वहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे पत्थर के खदान है। वहाँ पे उधर आप झारखंड में चल जाएंगे तो कोयला से रिलेटेड आपको उद्योग मिलेगा। तो हर क्षेत्र में, अभी हरियाणा में जाएंगे तो कृषि उद्योग बहुत तेजी से उभरता हुआ है। वहाँ पे हर एक अनाज का प्रोडक्शन किया जाता है, गाय भैंस दूध दही पर्याप्त मात्रा में होता है। धर्म भी आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट के अनुसार धर्म भी बट गया है। जैसे आप देखेंगे रेगिस्तानी क्षेत्रों में आप जाएंगे तो अक्सर आपको मुस्लिम धर्म के लोग मिलेंगे। अमेरिका में जाएंगे तो ईसाई धर्म के मिलेंगे, भारत में है तो हिंदू धर्म के मिलेंगे। तो इस तरह से हम सामाजिकता, हर देश प्रकृति के अनुसार उनकी सामाजिकता भी है, उनके मिलने जुलने का तरीका है, खाने पहनने का उनका तरीका है, उनकी राजनीति भी उसी तरह का है। यानी जिस तरह का जहाँ पे इन्वायरमेंट है उसी तरह के वहाँ पे पॉलिटिक्स किया जाता है अपने देश को सुरक्षा रखने के लिए। तो इस तरह से हम देखेंगे ये सब हम कह रहे हैं भोजन, वस्त्र, मकान, उद्योग, धर्म, सामाजिकता, राजनीतिकता, ये सब वातावरण से ही निर्धारित होता है। इसलिए इसे वातावरण भी कहा जाता है। वातावरणवाद के भी नाम से हम इसको जानते हैं। चलिए हम आगे और चलते हैं। हम आपको नियतिवाद समझाने का प्रयास करते हैं। नियतिवाद का मतलब होता है प्रकृति को जो मंजूर है हम उसको स्वीकार करेंगे, हम उसके दास हैं, उसी के अनुसार हम चलेंगे। और नियतिवाद में प्रकृति पे विजय प्राप्त करने की बातें नहीं कही गई है, इसलिए हम इसको करते हैं। अब देखिए निश्चयवाद के जो जनक मैंने बताया फ्रेडरिक रेटजल हैं, उनकी भी कुछ बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। इन्होंने कहा, जो एंथ्रोपोजियोग्राफी में इन्होंने बताया कि पृथ्वी पर मनुष्य जनसंख्या वितरण प्राकृतिक वातावरण का ही परिणाम है। इन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जो जनसंख्या वितरण है वो किसका परिणाम है? प्रकृति वातावरण का ही परिणाम है। प्रकृति वातावरण का ही परिणाम है। प्रकृति वातावरण का ही परिणाम है। किन्होंने कहा? ये रेटजल ने कहा कि अपने एंथ्रोपोजियोग्राफी में
जो पृथ्वी पे मनुष्य हैं और उनकी जनसंख्या का वितरण का जो प्रभाव है वो प्राकृतिक वातावरण का ही कारण है। आपने देखा होगा कि कहीं बहुत सघन जनसंख्या है, जैसे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, यहाँ पे घनी आबादी है, यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। यहीं पे आप देखेंगे केरल में चले जाएंगे या सिक्किम में चले जाएंगे, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। यहाँ पे क्यों जो है, क्योंकि जो धरातली बनावट है वो समतल है, यहाँ पे कृषि किया जाता है, उपजाऊ भूमि है, उद्योग के भी यहाँ पे आसार है, यहाँ पे जो परिवहन के साधन बड़े सुगमता से जा सकते हैं, यहाँ का जो जलवायु है बहुत अच्छा है। तो इस तरह से जहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा होगा, मानव के अनुकूल होगा, वहाँ पे जनसंख्या अधिक होगा। जहाँ पे मानव के अनुकूल इन्वायरमेंट नहीं होगा, स्थलीय बनावट नहीं होगा, वहाँ पे जनसंख्या कम होता है। जैसे पहाड़ों में अब जनसंख्या कम पाया जाता है क्योंकि कृषि योग्य भूमि नहीं है, परिवहन के साधन नहीं है, पानी की सुविधाएं नहीं है, अन्य जो उद्योग धंधों की स्थापना नहीं हो सकती है। इसलिए इन्होंने कहा कि जनसंख्या वितरण भी प्राकृतिक वातावरण का ही परिणाम है। उसके अनुसार कठोर मतलब मनुष्य क्या, उसके अनुसार मनुष्य कठोर वातावरण में भी रहने के लिए वो अपने अनुकूलतम सिद्धांत का प्रयोग करता है। जिस तरह से पृथ्वी पे जीव जंतु प्रकृति के साथ सामंजस्य बना करके रहने का काम करते हैं, उसी तरह से मनुष्य भी इस वातावरण में अपने को सामंजस्य स्थापित करके रहने का काम करता है। इसलिए वातावरण के प्रतिकूल कोई काम हम नहीं कर सकते हैं। अगर वातावरण के विपरीत अगर हम कोई काम करते हैं तो उसका परिणाम भी हम भुगतने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि नियतिवाद, निश्चयवाद में प्रकृति के मनुष्य दास है, यहाँ पे प्रकृति सर्वशक्तिमान है। हम प्रकृति के अनुसार अपने को सामंजस्य बना करके रहेंगे, इसी को हम प्रकृतिवाद कहते हैं। आइए हम एक व्यवहारिक उदाहरण देकर आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। प्रकृतिवाद हम संभववाद कहेंगे तो उसकी बात कहेंगे, यानी हम देख सकते हैं कि दो महासागर है और इधर भी कुछ जमीनें हैं, लोग रहते हैं, और इधर भी लगते रहते हैं, और बीच में भी लोग रहते हैं। यहाँ का व्यक्ति सोचा कि यहाँ के लोगों से अगर हम मिल लेते तो बड़ा अच्छा होता। तो कहा रे भाई न मत जाना, ये बहुत बड़ा समुंदर है, मत जाना, समुंदर में डूब जाओगे, यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु हैं, आपको तुमको खा जाएंगे। कहा यार सही बात है, नहीं जाना है हमको। प्रकृति ने कहा तुमको इतने ही जगह में रहना है, इनको कहा इतने ही जगह में रहना है, इनको कहा इतने ही जगह में रहना, कहा जो तुमको मिल रहा है उसी में तुमको सामंजस्य बना के रहना है, न कि यहाँ पे कूद करके आना है। लेकिन वही संभववाद में हम जब पढ़ेंगे तो कहेंगे चलो यार इस पे हम पुल बना लेंगे, का पुल बना लेंगे, तो पुल बना करके हम चले जाएंगे, यहाँ पे नाव से हम चले जाएंगे, जहाज से चले जाएंगे। संभववाद की बात करेंगे तो उसमें हम बताएंगे। तो प्रकृति ने कहा कि नहीं, तुमको अपने एरिया में रहना है, तुमको कूद करके कहीं और नहीं जाना है, अगर जाओगे तो डूब जाओगे, मर जाओगे, तुमको प्रकृति जाने नहीं देगी, रोक देगी। उसी तरह इसको कहते हैं हम प्रकृतिवाद। अरस्तु ने एक अपना विचार प्रस्तुत किया, थोड़ा सा उसका भी हम जान लेते हैं। अरस्तु ने भी नियतिवाद पे एक अपनी विचारधारा दिया है कि मानव की प्रवृत्तियां वातावरण की देन है। हम कह सकते हैं, लिख करके बता दें थोड़ा सा, मानव की प्रवृत्तियां वातावरण की देन है। देखिए इन्होंने भी कहा कि वातावरण की देन है। उस मतलब उसके मत में ठंडे देश में रहने वाले लोग बहादुर होते हैं। अरस्तु ने कहा कि ठंडे देश में रहने वाले लोग क्या होते हैं? बहादुर होते हैं, बहादुर होते हैं। ये नियतिवादी निश्चयवाद की विचारधारा के अनुसार बताए हैं। बहादुर होते हैं, ईमानदार होते हैं, बहादुर होते हैं, ईमानदार होते हैं, लेकिन उनमें पड़ोसी देश
पर राज करने की क्षमता नहीं होती है। पड़ोसी देश पर राज्य करने की क्षमता नहीं होती। तो क्या होती है उनमें? क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनमें राजनीतिक संगठन नहीं होता है। इसलिए नहीं होती है क्योंकि, लिख सकते हैं यहां पे, क्योंकि उनमें राजनैतिक संगठन नहीं होता। एक शब्द और उन्होंने लिखा, लेकिन एशिया के गर्म जलवायु प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति, इन्होंने कहा एशिया के गर्म जलवायु प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति कम साहसी, बहुत बड़ा बात इन्होंने कहा, कम साहसी तथा गुलाम प्रवृत्ति के होते हैं। यानी इन्होंने बताया कि बहुत डिटेल पढ़ेंगे तो इन्होंने कहा कि एशिया के गर्म जलवायु प्रदेश में रहने वाले जो लोग होते हैं वो आलसी होते हैं। वो जब आलसी जो व्यक्ति होगा वो पूरी तरह से क्या कह सकते हैं, देखिए, चलिए याद आ रहा है, तो आलसी होगा और ईश्वरवादी होगा, सब कुछ प्रकृति पे छोड़ देगा, जाओ जो इनको मंजूर होगा वही होगा। यानी एशिया में गर्म जलवायु प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति कम साहसी तथा गुलाम प्रवृत्ति के होते हैं। उसमें हम लोग भारत वाले भी आते हैं। अक्सर आपने देखा होगा भारत कभी 100 साल आज़ाद नहीं रहा, हो सकता हम लोग आज़ाद हैं हो जाए, नहीं तो अक्सर अंग्रेज़ों ने में आपके मुस्लिमों ने, आर्यों ने, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आए, आक्रमण किए और इस भारत पे अपना राज किए। तो अक्सर ये भारत गुलाम ही रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं एशिया के गर्म जलवायु प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति कम साहसी तथा गुलाम प्रवृत्ति के होते हैं, ईमानदार नहीं होते हैं, अनिष्ट नहीं होते हैं, ये बहुत चालू किस्म के होते हैं, ऐसा अरस्तु ने कहा। क्योंकि ये वातावरण की देन है, ये वातावरण की देन है। जहां पे जैसा वातावरण होगा उसी अनुसार व्यक्ति का व्यक्तित्व भी डेवलप होगा। अगर वातावरण, इन्वायरमेंट अच्छा है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। इसीलिए कहते हैं कि जो भी गर्म जलवायु प्रदेश में लोग रहते हैं उन्हें सोने की बीमारी भी आ जाती है। बस सोने का मतलब सोना नहीं, सोना नींद वाली सोना। चलिए हम आगे चलते हैं, एक और विद्वान की बात करते हैं, एलन सैम्पल की बात करते हैं, जो प्रोफेसर रेटजल की शिष्या हैं, उनकी बात हम करते हैं। कुमारी सैम्पल की बात करते हैं, ये रेटजल की शिष्या है। इन्होंने कहा कि मानव पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभाव को 4 भागों में बांटा जा सकता है। जो इन्वायरमेंट का प्रभाव मानव के ऊपर पड़ता है उसे इन्होंने 4 भागों में बांट दिया। पहला, सीधे भौतिक प्रभाव, सीधे भौतिक प्रभाव। दूसरा इन्होंने बनाया मानसिक प्रभाव, मानसिक प्रभाव, मानसिक प्रभाव। अभी आपने अरस्तु की बात देखा। आर्थिक सामाजिक प्रभाव। तीसरा, आर्थिक सामाजिक प्रभाव। और चौथा है मानव गतियों पर पड़ने वाले प्रभाव, मानव गतियों पर पड़ने वाले प्रभाव। मैंने आपको बताया कि कुमारी सैम्पल ने, रेटजल की शिष्या अमेरिका की रहने वाली थी, रेटजल जर्मनी के विद्वान थे, इन्होंने भौगोलिक प्रभाव को 4 भागों में बांट दिया।
सीधे भौतिक प्रभाव, माने जो इन्वायरमेंट का जहाँ पे जैसा व्यक्ति है उस तरह का व्यक्ति वहाँ पे पैदा होता है, उसी तरह की वहाँ पे सोच होती है। पहाड़ी भागों में होगा तो उसकी सोच दूसरे तरह की हो गई, समतली भाग में होगा तो उसकी सोच दूसरे तरह की होगी। यानी प्रकृति मनुष्य के मस्तिष्क को एक पावर देती है, एक शक्ति देती है। जितने ही कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति पैदा होगा वो उतना ही संघर्षशील होगा, वो उतना ही कुछ करने की क्षमता रखता है, और जितना ही वो नॉर्मल जगह पे होगा उसे कुछ करने की क्षमता नहीं होती। इसीलिए कहा गया एशिया के गर्म जलवायु प्रदेश के लोग आलसी होते हैं, गुलाम प्रवृत्ति के होते हैं। इसलिए मानसिक प्रभाव आपने देखा होगा, गर्म जलवायु प्रदेश जब आलसी है तो क्या विकास करेगा। ठंडे जलवायु प्रदेश में मानसिक रूप से तीव्र होते हैं क्योंकि उनका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। आर्थिक सामाजिक प्रभाव, जहाँ पे जैसा इन्वायरमेंट होगा वहाँ पे आर्थिक उन्नति करेगा। जैसे अमेरिका है, उसका इन्वायरमेंट होगा बहुत अच्छा है, इसलिए वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत होता है। चाइना, चीन की बात करते हैं, वहाँ पे देखिए चीन की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। रूस की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, इन सब देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रभाव ये भौगोलिक वातावरण का ही एक देन है। मानव गतियों पर पड़ने वाले प्रभाव, और मानव की जो गतियाँ हैं वो भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, प्रकृति का ही उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जहाँ पे प्रकृति बहुत अच्छा, वहाँ की जो मानव बहुत ज़्यादा गतिशील है, जहाँ पे नहीं है वहाँ के मानव रुके हुए हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कुमारी सैंपल ने भी नियतिवाद या निश्चयवाद की विचारधारा को 4 भागों में बांटे हैं। एक और आपको मैं बता दूं, थोड़ा ही पढ़िएगा, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं सोचा हूं कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ये निश्चयवाद पे मैं आपको प्रकाश डाल दूं जिससे आपको दिक्कत न हो। फिर चौक एक विद्वान है, फिर चौक एक विद्वान भूगोलवेत्ता है। उन्होंने इंग्लैंड की सभ्यता का विकास एक पुस्तक लिखा था, इंग्लैंड की सभ्यता का विकास 1857 में लिखा था। 1857 में लिखा था, साफ से लिख देते हैं, 1857 में इंग्लैंड की सभ्यता का विकास फिर चौक ने लिखा था। फिर चौक ने लिखा था इंग्लैंड की सभ्यता। इसमें लिखा कि इंग्लैंड के बारे में लिखा कि प्रकृति, जलवायु, भोजन, मिट्टी, कहाँ, यहाँ इंग्लैंड में, यहाँ की जो प्रकृति है, जलवायु है, मिट्टी है, भोजन है, समुद्र, वनस्पति आदि, समुद्र, वनस्पति आदि की अनुकूलता के कारण, आदि की अनुकूलता के कारण क्या हो सकता है, इंग्लैंड के लोग साहसी, परिश्रमी, इंग्लैंड के लोग क्या होते हैं, इंग्लैंड के लोग साहसी, परिश्रमी, राष्ट्रीयता के समर्थक हैं, राष्ट्रीयता के समर्थक हैं। बहुत अच्छा विचार इन्होंने लिखा। इंग्लैंड की सभ्यता का विकास 1857 में फिर चौक ने एक पुस्तक लिखा था, उसमें लिखा प्रकृति, जलवायु, मिट्टी, भोजन, समुद्र, वनस्पति आदि के अनुकूलता के कारण इंग्लैंड के लोग साहसी होते हैं, परिश्रमी होते हैं और राष्ट्रीयता के समर्थक होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे देश होंगे जो इंग्लैंड ने उस देश पे राज किया और काफ़ी दिनों तक राज किया। भारत ही एक ऐसा अकेला देश नहीं है, बहुत सारे ऐसे देशों पे इन लोगों ने राज किया। तो वहाँ की जो प्राकृतिक बनावट है वो इस तरह की है कि जो मनुष्य को साहसी और परिश्रमी और राष्ट्रीयता के प्रति सार्थक बनाता है। इसलिए हमने कहा
कि जो नियतिवाद और निश्चयवाद या प्रकृतिवाद या इसे वातावरणवाद के नाम से हम जानते हैं, ये पूरी तरह से नेचर पे आधारित है, प्रकृति पे आधारित है। इसलिए हम प्रकृति के दास हैं और प्रकृति हमारा राजा है। वो जो राजा का आदेश होगा हमें उसे स्वीकारना होगा। हम उसके विपरीत अगर चलेंगे तो प्रकृति हमें दंड भी दे सकता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे संभववाद। कुमारी संभववाद जो विडाल लीला विलास का एक विचार है उसका हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद नव निश्चयवाद भी देखने का प्रयास करेंगे। तो हम अलग अलग वीडियो में इसको विस्तार पूर्वक लेकर के आएंगे। चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब लाइक्स करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।